एक थी माँ और एक था नगराय। हिमाल थी सुंदर जैसे चांद का नूर, आँखों में सपने दिल में सुकून, वादियों में गूंजती उसकी हंसी, जैसे बहती धारा शांत और हसीन। एक दिन आया एक अनजाना मेहमान, शांत सी आंखें रहस्यमयी पहचान, दिन में ना दिखे रात में आए, जैसे कोई राज खुद को छुपाए। धीरे धीरे दिल जुड़ गए, दो अजनबी एक हो गए। प्रेम था सच्चा निर्मल पावन, जैसे शिव और शक्ति का बंधन। पर एक सच्चाई छुपी थी कहीं, नगरा इंसान वास्तव में नहीं। नाग था वो एक दिव्य रूप, प्रेम में डूबा भूल गया स्वरूप। हर रात आता चांदनी के साथ, हिमाल के संग बिताता वो रात। दुनिया से छुप कर जीते थे वो, अपने ही जग में रहते थे वो। पर दुनिया को कब ये मंजूर था, सवालों का साया अब भरपूर था। कौन है वो हर दिल ने पूछा, सच का दरवाजा धीरे से खुला। एक दिन जल उठी अग्नि की लपट, नगराय का राज हुआ प्रकट। प्रेम की दुनिया टूट गई, हिमाल की आंखें छूट गई। प्रेम था गहरा पर किस्मत कठोर, मिलन अधूरा बिछड़ गए दो। हिमाल रोई हर रात हर पल, नगराय खो गया छोड़ गया संबल। पर जो प्रेम शरीर से परे हो जाए, वही सच्चा अमर कहलाए। नाग हो या मानव का रूप, प्रेम ही है सबसे बड़ा स्वरूप।
तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कश्मीर की एक बेहद दिलचस्प और सदियों पुरानी लोक कथा की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। ये हिमाल और नागराय की महागाथा है। इस कहानी में ना सब कुछ है। एक चमत्कारी जन्म का रहस्य, एक ऐसा प्यार जिसे समाज की मंजूरी नहीं थी, और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक ऐसा दर्दनाक टकराव जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, एक थका हारा मुसाफिर, एक जहरीला सांप और एक ऐसी खतरनाक साजिश जो आगे चलकर इतिहास की सबसे मशहूर और अमर प्रेम कहानियों में से एक की नींव रखती है। यही दिखाता है कि किस्मत के खेल कितने अजीब और अनपेक्षित हो सकते हैं, है ना? चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग एक सांप जो लाया सौभाग्य। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी विडंबना या कहें एक डार्क आयरनी से होती है। होता यह है कि एक हताश पति अपनी सारी परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने के चक्कर में अपनी ही पत्नी को मारने का प्लान बनाता है। वो एक थैले में एक जहरीला सांप भरकर लाता है और पत्नी को थमा देता है ताकि सांप उसे डस ले। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही थैला खुलता है, हत्या का ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। वो सांप एक बेहद खूबसूरत नवजात शिशु में बदल जाता है और इसी बच्चे का नाम पड़ता है नागराय। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुखद सरप्राइज है। पति सौदाराम के इन शब्दों को सुनकर जरा सोचिए। वो तो मौत देना चाहता था, लेकिन उसका ये वाक्य इस कथा की सबसे बड़ी नाटकीय विडंबना को सामने लाता है। इंसान के इरादे और किस्मत के नतीजे शायद ही कभी एक ही रास्ते पर चलते हैं। भाग 2, राजकुमारी और सांप। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है राजकुमारी हिमाल की महफूज दुनिया, जहां ऊंची ऊंची दीवारों के बीच साफ पानी का एक खूबसूरत चश्मा है, और दूसरी तरफ है नागराय, जो अपनी नहाने की इच्छा पूरी करने के लिए एक सांप का रूप धरकर दीवार की एक छोटी सी दरार से अंदर रेंगता हुआ आ जाता है। इंसानी दुनिया और एक जादुई दुनिया के बीच का क्या गजब का कॉन्ट्रास्ट है ये। अब शायद लगे कि इस तरह अंदर घुसाने पर तो बवाल मच गया होगा, पर नहीं। सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये घुसपैठ कितनी जल्दी एक खुशी भरे मिलन में बदल जाती है। हिमाल उस अजनबी की सुंदरता पर इतनी फिदा हो जाती है कि वो तुरंत शादी का प्रस्ताव रख देती है। बिना किसी देरी के एक शानदार शादी होती है और इस नए जोड़े के लिए नदी के किनारे एक नया महल तक खड़ा कर दिया जाता है। भाग 3, दूध की परीक्षा। पर क्या सब कुछ इतना ही आसान था? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या प्यार की एक मजबूत नींव शक और ईर्ष्या के जहर से बच पाएगी? क्योंकि जब शक दिलों में घर कर लेता है ना, तो प्यार की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। असल में पाताल लोक में नागराय की कुछ नाग पत्नियां पहले से थीं, और उनकी जलन ने एक ऐसी विनाशकारी साजिश रची जिसने मासूम हिमाल को एक मोहरा बना दिया। उन्होंने हिमाल के दिमाग में नागराय की जाति को लेकर शक का ऐसा बीज बोया कि बात यहां तक आ गई कि नागराय को खुद को एक सच्चा ब्राह्मण साबित करने के लिए एक दूध के चश्मे में उतरना पड़ा। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें नियम था कि अगर वो सच्चा होगा तो उसका शरीर डूब जाएगा। ये पूरा दृश्य किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही नागराय ने उस दूध भरे चश्मे में अपने पैर डाले, पाताल लोक में बैठी उन्हीं नागपत्नियों ने उसे बड़ी बेरहमी से नीचे खींचना शुरू कर दिया। पहले घुटने डूबे, फिर जांघें, और देखते ही देखते नागराय का माथा भी दूध के अंदर समा गया। और इसी दर्दनाक पल के बीच नागराय की आखिरी और हताश पुकार आती है, हिमाल, क्या तुम अब संतुष्ट हो? ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये उस ट्रेजेडी को दिखाती है जहां हिमाल को सच्चाई का एहसास तो होता है, पर बहुत देर से। जब तक वो उसे बचाने के लिए उसके बालों का गुच्छा पकड़ती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो नागराय को हमेशा के लिए खो देती है। भाग 4, पाताल लोक की यात्रा। अब अपने प्यार को खो देने के बाद हिमाल दुख और पछतावे से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपनी सारी दौलत और सुख सुविधाएं छोड़कर उस अनजान रास्ते पर निकल पड़ती है। एक बूढ़े आदमी की सलाह पर वो पानी के किनारे नागराय का इंतजार करती है, और जब वो आखिरकार आता है तो हिमाल रोते हुए उसके पैरों से लिपट जाती है और भीख मांगती है कि वो उसे भी अपने साथ पाताल लोक ले चले। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग रवैये देखने को मिलते हैं। एक तरफ नागराय की दया है, वो हिमाल को पाताल लोक के खतरों से बचाने के लिए चुपचाप उसे एक कंकड़ में बदल देता है। पर दूसरी तरफ उन नाग पत्नियों का गुस्सा। जैसे ही उन्हें हिमाल के वहां होने का पता चलता है, वो उस पर कोई रहम नहीं खाती।
वे उसे भयानक यातनाएं देती हैं और आखिरकार अपने ही बच्चों की हत्या के झूठे आरोप में फंसाकर हिमाल को मार डालती हैं। भाग 5, एक दुखद आखिरी मोड़। लेकिन दुख का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अब बारी नागराय का शोक मनाने की थी। वो अपनी इंसानी पत्नी को जला नहीं पाता, इसलिए वो हिमाल के शरीर को वापस इंसानी दुनिया में लाता है। एक पेड़ की छांव में उस पर एक खास लेप लगाता है ताकि शरीर खराब ना हो, और हर हफ्ते चुपचाप वहां आकर आंसू बहाता है। जीवन और मृत्यु की सीमाएं लांघने वाले समर्पण की यह तस्वीर कहानी के आखिरी और सबसे विनाशकारी अध्याय की नींव रखती है। होता कुछ यूं है कि एक दिन एक साधु अपने अच्छे इरादों के साथ चमत्कारिक ढंग से हिमाल को जिंदा कर देता है। लेकिन यही सबसे बड़ी त्रासदी साबित होती है, क्योंकि जब नागराय अपनी पत्नी से मिलने सांप के रूप में वहां आता है तो साधु का बेटा उसे खतरा समझकर मार डालता है। और जब हिमाल गहरी नींद से अचानक जागती है तो अपने प्यार को मृत पाकर वो उसी की चिता की आग में कूदकर भस्म हो जाती है। भाग 6, इस गाथा की अमर विरासत। वैसे लोक कथाएं ना सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वो अक्सर हमारे आसपास की जगहों में बस जाती हैं। आज भी अगर आप कश्मीर जाएंगे तो वहां हिमाल और नागराय के नाम से एक पानी का चश्मा और एक पार्क मौजूद है। ये कितनी हैरत की बात है ना कि सदियों बाद भी ये जगहें इन दोनों दुर्भाग्यशाली प्रेमियों की यादों को संजोए हुए हैं। तो आखिरी सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि कैसे एक प्रेम कहानी जिसकी शुरुआत एक धोखे से हुई और जिसका अंत चिता की राख में हुआ, वो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रह सकती है। ईर्ष्या और शक के ये विनाशकारी परिणाम आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यही इस अमर गाथा की असली ताकत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।